चलिए आप शुरू करते हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन बैंक द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हम प्रश्न पत्र डालते जा रहे हैं, अब उसको पढ़ते जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको याद होता जाएगा। अगर मैं 5000 क्वेश्चन डाल देता हूँ यूजीसी नेट और जितनी भी आपके मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर 5000 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो उसमें आपको हमारे हिसाब से 80% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। उसको साइड देख लेते हैं। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस रहा हूँ, मैं अनेक लोगों से मिला हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिल जाए उसको लगा डालिए, फिर उस सब्जेक्ट को पढ़िए तो बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट परीक्षा आपका 2018। तो पहला क्वेश्चन है रिवाइवल फर्म्स। तो रिवाइवल फर्म्स का जो आंसर हमारा आएगा वो हमारे हिसाब से इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। रिवाइवल फर्म का आंसर क्या होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इम्प्रूविंग क्वालिटी, ये होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट। इम्प्रूविंग क्वालिटी का आंसर होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट। एथिक्स एंड बिजनेस का आंसर क्या होगा? आपका सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। यानी पिछले पेपर में, अभी जब पिछला पेपर मैं पढ़ा रहा था तो इसमें उल्टा था। सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट कहाँ होता है? एथिक्स इन बिजनेस में। तो रिवाइवल फर्म्स कहाँ होती हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। प्रतिद्वंदी फर्में वो होती हैं, रिवाइवल फर्म्स जो होती हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट जब होगा तभी, किसी देश का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होगा तभी फर्में जो है प्रतिद्वंदी होंगी। टेक्नोलॉजी बाहर जा सकती है, इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है। इम्प्रूविंग क्वालिटी, तो इम्प्रूविंग क्वालिटी ग्लोबल एनवायरनमेंट है। अगर आप जो है ग्लोबल अपनी क्वालिटी सुधारेंगे नहीं तो ग्लोबल वर्ल्ड की अन्य मार्केट में कैसे सामान बिकेगा आपका। नेक्स्ट है एथिक्स इन बिजनेस, तो ये सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, The company have business in a large number of countries around the world at present are called। तो ये क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ग्लोबल कॉरपोरेशन। तो द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन ए लार्ज नंबर, तो ये क्या है? ग्लोबल। सी इसका आंसर होगा ग्लोबल कॉरपोरेशन। ठीक है, द इंडस्ट्री। देखिए हम जल्दी कराएंगे क्वेश्चन क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो बड़ा बन जाता है तो बोरिंग लगने लगता है, तो मैं जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। द इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1956 हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट। औद्योगिक नीति 1956 को निम्नलिखित घटनाक्रमों में किसका संयोजन से प्रेरणा मिली है? तो ये है नंबर 1 एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। इम्प्लीमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी सही है। तो पहला है भारत के संविधान का अंगीकरण, ये सही है। आर्थिक आयोजनों का क्रियान्वयन, ये भी सही है। इम्प्लीमेंशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। चौथा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये भी सही है। तो एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंशन ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये भी आपके तीनों सही है। तो इसके आंसर हो गए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन सा आंसर हो गए आपके? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपके इसके आंसर हो गए। इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट डिकेड्स। अभिनव दशकों में भारत सरकार द्वारा निजीकरण के लिए अपनाया गया सबसे अधिक लोकप्रिय रास्ता कौन सा है? मैनेजमेंट एम्प्लॉय बायआउट, प्रबंधन कर्मचारी पूर्व, चौथा स्फूर्त निजीकरण,
परस्परधारिता या स्ट्रेटजिक सेल। तो स्ट्रेटजिक सेल जो है ये आपका आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, स्ट्रेटजिक सेल। गिवन द टू स्टेटमेंट, अब टू स्टेटमेंट गिवन टू स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कंज्यूमर नीड टू बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस मेथड। तो ये सत्य है। क्या सत्य है? ये सत्य है उपभोक्ता को कतिपय व्यापार व्यवहारों और व्यवसाय पद्धतियों के विरुद्ध विधिक संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। ये बिल्कुल सत्य है। अब इसका आर आता है प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोर्सेस, प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोर्सेस and caveat emptor is not enough to perfectly competitive market is an economist dream and consumer sovereignty is a myth। बाजार शक्तियों और क्रेता सावधान के अनुसार सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। बाजार शक्तियों क्रेता सावधान के अनुसार सुरक्षा पर्याप्त नहीं है क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थशास्त्री का एक सपना होता है और उपभोक्ता प्रभुसत्ता का वितरण। ये भी आपका सही है। तो ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अपना अलग चल रहा है, आर अपना अलग चल रहा है। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन सही ढंग से नहीं आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। सेकेंड 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। Second generation reform in our country do not comprise of which one of the following। हमारे देश में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में निम्नलिखित में कौन सा समाहित नहीं है? तो कौन सा समाहित नहीं है? पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, मतलब जनसंख्या नियंत्रण उपाय। तो सी इसका शामिल नहीं है, लेकिन ए बी डी शामिल है। ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का दोहन, भारतीय परदेशी निगमों को बढ़ाना और क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, एक्सप्लॉटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी पहला है आपका। दूसरा है ग्रोविंग इंडियन ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, भारतीय पारदेशी निगमों को बढ़ाना। और तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण पर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। और चौथा है क्लीन एनवायरनमेंट। तो आपका बी जो है ये अपने देश में जो है रिफॉर्म भी शामिल नहीं है और सारी चीज़ें शामिल हैं, ए बी डी शामिल हैं। नेक्स्ट आइए, स्टेटमेंट देखिए आपका ये है 1। मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय पब्लिक मोनोपोलीज विच जनरली सफ़र विथ सर्व प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। अधिकांश अवसरात्मक सेवाएं लोक एकाधिकारी उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो सामान्यतः गंभीर समस्याओं जैसे जवाबदेही गवाह, न्यून उत्पादकता, खराब वित्तीय निष्पादन और अत्यधिक सेवा योजन से जूझती हैं। तो पहला ये आपका जो है हमारे हिसाब से गलत है। ये क्या है? ये गलत है। सेकंड देखते हैं हम लोग। देयर इज नीड नाउ टू इंड्यूस more private sector investment and participation in provision of social overheads as it may encourage better risk sharing, accountability, monitoring and management of infrastructure sector। सामाजिक उपक्रम की व्यवस्था में अब सभी क्षेत्र के अधिक निवेश एवं सहभागिता उत्प्रेरित किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह अवसंरचना क्षेत्र के बेहतर जोखिम हिस्सेदारी, जवाबदेही, अन्वेषण और प्रबंधन को बढ़ावा दे सकती है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो ये क्या है? सेकंड बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, punctuality and team spirit among employees of an organization has great contribution in enhancing profit of the business, but they do not appear as an asset in the balance sheet. एक संगठन के कर्मचारियों के बीच समयबद्धता और टीम भावना से व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान मिलता है, परंतु वे आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति के रूप में प्रकट नहीं होता है। तो इसका कथन जो है ये सही है। तो एक संगठन के कर्मचारियों के बीच समयबद्धता और टीम भावना से व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान मिलता है। अगर कर्मचारी सही होंगे, समय उनका सही होगा, टीम भावना से काम करेंगे, लाभ बढ़ेगा, परंतु वे आर्थिक चिट्ठा में एक संपत्ति के रूप में प्रकट नहीं होते। लेकिन आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति के रूप में और जो आपके कर्मचारी के बीच जो टीम भावना है वो उपस्थित नहीं दिखाई दी जाएगी आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में। नंबर 2 देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। वित्तीय विवरण एक व्यवसाय को ठीक वित्तीय स्थिति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। तो ये दोनों कथन सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 shares of 10 each and on which 4 shares were paid. If the forfeited shares and reissue as 8 per share paid up, what is the minimum price of company must charge? X लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक, जिस पर 4 प्रति अंश जो है, जो 4 रुपये प्रति अंश प्रदत्त था, वह 40 अंशों का हरण किया। यदि हरण किए गए 8 प्रति अंश प्रदत्त के रूप में पुनर्निर्मित किए जाते हैं तो वह न्यूनतम मूल्य क्या होगा जो कंपनी को वसूल करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, 4 रुपये प्रति शेयर। तो क्या होगा 4 रुपीज़ पर शेयर। इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट, ये क्वेश्चन चल रहा है आपका, दे एडमिट एक्स एज ए पार्टनर ऑफ 1/3 शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड एक्स। ये आप लोग कर लेंगे, और ये सरल एग्जाम है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। तो भैया जो आपका सी है वो कितने परसेंटेज के लिए आया है? एक्स जो है वो आया है 1/3। तो कितना बच गया उसका? 1/3 इक्वल टू 2/3। तो 2/3 जो है, अब एक हिस्सा क्या होगा? एक हिस्सा हो जाएगा आपका 2/3 इंटू कितना रेशियो था? 3:2, तो हो जाएगा 3/5। इससे निकाल लीजिए तो 6/15 आ जाएगा। ये हो गया एक हिस्सा, 6/15 नोट कर लीजिए उसको। अब बी का देखिए, 1 - 1/3 किया तो बचा 2/3। इनका हिस्सा कितना था? 2/5। तो ये कितना हो गया? 4/15। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या होगा, अब नया रेशियो जो बन के आएगा ए और बी और सी, ए बी और एक्स का, तो A/B/X ये बन के आएगा 6/15, 4/15 और 1/3। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए तो आएगा 6:4:5। ठीक है, तो 6:4:5 आएगा। तो उसका डी आंसर सही होगा। चाहे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए आप लोग, उसको पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है? तो डेप्रिसिएशन इज ए सोर्स, पहले ही बदल रहा है, डेप्रिसिएशन इज ए सोर्स फंड। डेप्रिसिएशन कभी सोर्स फंड नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट कौन कौन से सही, इसके बारे में बात करते हैं।
बी देखिए, दीर्घकाल में कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत परिचालकों से लाभ है, ये हो सकता है। कोई भी लेन देन जो कार्यशील पूंजी बढ़ा कोष का एक स्रोत है, सही है। परिचालनों से लाभ की गणना करते समय गैर परिचालन कार्यकलाप से अर्जित लाभ को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्वेश्चन 12 देखिए। 12 है ये क्वेश्चन नंबर। A low debt equity ratio is generally recommended for a newly started business। ऐसा होता है, क्वेश्चन 12 कह रहा है आपका, तो ऐसा सही है, बहुत ज़रूरी है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है जनरली रिकमेंडेड न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, लो होना चाहिए डेब्ट इक्विटी। जब भैया डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है अगर लो नहीं होगा तो नया बिजनेस में अगर हाई हो जाएगा तो बिजनेस करने का तरीका जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द बिजनेस डेब्ट सर्विंग विल प्रूव, ये आपका लिखा है प्रूव लेस बर्डनसम। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, व्यवसाय की शुरुआती वर्षों के दौरान ऋण भुगतान कम भारी साबित होगा। हाँ, तो भैया व्यवसाय की शुरुआती वर्षों के दौरान ऋण भुगतान कम भारी साबित होगा, ये आपका सही है। जो ये कथन दिया हुआ है व्यवसाय की शुरुआती वर्षों में ऋण भुगतान कम साबित होगा, ये आपका सही है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ट्रू। आर इज दी राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, 30 क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा ट्रू नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋणपत्रों के अधिमान अंशों में परिवर्तन में ऋण क्षमता अनुपात घट जाएगा, ये सही है। तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है, ये आपका सही है। कौन सा गलत है ये हम लोग बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर शुड बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए दे दीर्घकालिक दायित्व चालू दायित्व के रूप में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर एक वर्ष के भीतर भुगतान के दे जो हैं उनको चालू दायित्व के रूप में माना जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट, उच्चतर परिचालन पर उच्चतर लाभों को सूचक होता है, ये गलत है, तो सी आपका गलत है। इसका आंसर जो है नहीं के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो सी होगा फिर तो, क्योंकि गलत है ये। कॉस्ट ऑफ सेल इज बेटर न्यूमरेटर देन सेल्स वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर, रहतिय आवधि गणना करते समय विक्रय की लागत विक्रय की तुलना में बेहतर गणक होता है, हाँ भाई बेहतर गणक होता है, ये भी सही है। तो ए बी डी आपके सही है, सी आपका गलत है, तो यहाँ पे सी पे टिक लगाएंगे क्योंकि नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए, अ कंपनी proposed to introduce a new product in the market. The company wants to maintain PV ratio at 25% of the variable cost of the product is ₹300. What will be the selling price? तो इस क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी बाजार के एक नया उत्पाद पेश करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी 25% पर पीवी अनुपात बनाए रखना चाहती है। यदि उत्पाद की परिवर्तनशील लागत 300 तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हम जानते हैं पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 भी कर दीजिए। तो पीवी रेशियो फिर से लिख दे रहे हैं हम सही ढंग से, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अपॉन सेल्स इंटू 100 भी कर दीजिएगा। इसमें जो है पीवी रेशियो क्या दे रखा है, 25% दे रखा है, तो 25% सेल्स हमको पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है आपका 300 और यहाँ नीचे भी सेल्स हो जाएगी, तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा एक्स सेल्स इक्वल टू 400, ठीक है। तो कितना आएगा, सेल्स इक्वल टू 400 आएगा इसका आंसर, तो ये इसका आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, द इनवर्स रिलेशनशिप। 15 देखिए, the inverse relationship between the variation in the price and the variation in the quantity demand is not due to, तो इसका आंसर होगा आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम। मूल्य में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच के प्रतिलोम संबंध को किसका कारण नहीं होता है, तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नहीं होता है, लेकिन प्राइस इफेक्ट का होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बायर्स का होता है, गॉसन लॉ ऑफ कंजम्पशन का भी होता है, लेकिन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नहीं होता है, प्रतिस्थापन के नियम का नहीं होता है। तो मूल्य में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच की प्रतिलोम संबंध किसके कारण नहीं होता है, तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर ऑफ बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। उपभोक्ता के व्यवहार का संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण मान्यताओं के निम्नलिखित में किस संयोजन पर आधारित है। 16 देखिए, 16 का है आपका आंसर उपभोक्ता के व्यवहार संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण मान्यताओं के निम्नलिखित में किस संयोजन पर आधारित है। तो उपयोगिता गण संख्याओं के अनुसार मापनी है, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट सही है। कॉन्स्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी सही है, और नंबर 4 गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी सही है, ठीक है। तो गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी आपका सही है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। बी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आइए, मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनके इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, आय लोच इकाई से कम हो, तो ये कौन सा गुड्स कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तु कहलाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, ये कौन सा कहलाएगा, या वो कौन सा कहलाएगा, इसका आंसर जो है फर्स्ट है कम्पिटिटिव गुड्स। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट कम्पिटिटिव गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन इक्विटी, ये कहलाएगा आपका सुपीरियर गुड्स, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, ये कहलाएगा आपका, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, अब बताइए कौन सा होगा, ये होगा हीन वस्तुएं, मतलब इंफीरियर गुड्स। यहाँ फूड लिखा है, गलत लिखा है, ये गुड्स होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी किसका आंसर होगा, ये होगा सुपीरियर गुड्स का, श्रेष्ठ वस्तुएं का। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, ये किसका होगा, ये होगा कम्पिटिटिव गुड्स का। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, ये किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, मतलब प्रतिलोध शून्य से कम हो, और आय लोध शून्य से कम हो, ये इंफीरियर गुड्स का होगा, हीन वस्तुएं होगा। तो देख लीजिए इनका आंसर ये सही है। तो
इनका आंसर जो है हमारे हिसाब से सी सही आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनपुट फ्रॉम द फॉलोइंग। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों के मुख्य अभिलक्षणों के निम्नलिखित में किस संयोजन पर आधारित है? तो किस संयोजन पर आधारित है? सस्टेनेबिलिटी, ये सही है आपका। प्रतिस्थापनकर्ता, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, पूरकता, ये भी सही है। और फोर्थ जो है स्पेसिफिटी, विनिर्दिष्टता, ये भी सही है। तो उत्पादन फलन उत्पाद के साधनों में मुख्य अभिलक्षणों के निम्नलिखित में किस संयोजन पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका सस्टेनेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी और स्पेसिफिटी। फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ के सब में है, ये आंसर सही है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ का आंसर सही है। तो प्रतिस्थापनकर्ता, पूरकता और विनिर्दिष्टता, ये तीनों आपके सही आएंगे, लचीलापन नहीं आएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज सर्टेन। ये तो भैया पर देखिए, तो इसका पहला देखिए, ये क्या कह रहा है? देयर इज एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फर्म्स इफ दे इनकर लॉस। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, मुझे सही लग रहा है। द प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन बिलो द इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। द प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन बिलो द इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल, ये भी सही है। तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही हैं। हिंदी में देख लें। यदि फर्मों को हानि होती है, यदि फर्मों को हानि होती है तो उस दशा में उनके उत्पादन क्षमता का अधिक विद्यमान होता है, ये सही है। उनके उत्पादन स्तर का उनका आर्थिक क्षमता स्तर बना रहना पड़ता है, ये भी सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखिए। द मोनोपोली इन्वॉल्व्स अ सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू एम्फेसिस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एकाधिकार में मुक्ता निम्नलिखित में किस पर जोर दिया जाने की वजह सामाजिक लागत अंतर्ग्रस्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका पहला आंसर है ए, सभी संभावित परिस्थितियों में शुद्ध लाभ कमाना। ये इसका गलत आंसर है, ये आंसर गलत है। बी देखिए, लोअर आउटपुट हैड हायर कॉस्ट इन नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। समान लाभ परिस्थिति में उच्चतर लागत पर निम्नतर उत्पादन, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, क्रेताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों से उसी वस्तु के लिए भिन्न भिन्न मूल्य लेना, ये गलत है। अटेम्प्टिंग टू स्टॉल एंट्री ऑफ अदर फर्म इज द मार्केट। बाजार में अन्य फर्मों प्रवेश को रोकने का प्रयत्न करना, ये गलत है। तो एकाधिकार में मुख्यतः निम्नलिखित में किस पर जोर दिया जाने वाली सामाजिक लागत अंतर्ग्रस्त होती है? तो समान लाभ परिस्थितियों में उच्चतर लागत का निम्नतर उत्पादन। तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट है। बी देख लीजिए, ये इसका आंसर है, बी जो है करेक्ट है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसीडर्ड appropriate for the which combination of the following। तो इसका आंसर टिक लगे हुए हैं। प्रोडक्शन ट्रेलिंग, उत्पाद ट्रेलिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, जन उपयोगी मूल्यन और मोनोपोली प्राइसिंग, ये तीनों इसके आंसर सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसके आंसर आपके सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो लागत धन मूल्य निम्नलिखित में किस संयोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो प्रोडक्ट ट्रेलिंग, उत्पाद ट्रेलिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, जन उपयोगी मूल्यन और मोनोपोली प्राइसिंग, इन सब के लिए माना जाता है।
ठीक है, रिफ्यूजल प्राइसिंग के लिए नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। अ परपेंडिकुलर ऑफ x axis from the point of the intersection of both less than and more than frequency curves drawn it given the value। तो ये किस में आएगा? ये इसका आंसर होगा मीडियन में आएगा। ठीक है, यदि हम कम से अधिक आवृत्ति वक्रों प्रतिबिंब एक्स एक्सिस पर लंब डालें तो हमें निम्नलिखित किसका मान प्राप्त होता है? मीडियन प्राप्त होता है, क्योंकि लेस देन फ्रिक्वेंसी और मोर देन फ्रिक्वेंसी मीडियन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये ओगिव का है। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट ऑफ इनकरेक्ट। If the value of beta 2 mu 4 HD4 of a distribution give the value more than 3, its curve is platycotic। ये गलत है। If a moderately asymmetrical distribution stand within 1.25 times of mean division, ये सही है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। Which of the following statement relating to the sampling theory are correct? The value of the statistical measure based on the sample used unit are called value of statistic। ये सही है। तो 24 का आंसर जो है पहला आपका सही है। प्रतिचयन सिद्धांत के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रतिचयन इकाइयों पर आधारित सांख्यिकी माप का मान प्रतिदर्शक के मान कहलाते हैं। सही है। इन दिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द यूनिट्स ऑफ द सैंपल आर डिफरेंट। ये गलत है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक। ये भी गलत है। The law of statistical regularity and the law of inertia large numbers are the main base of the sample to become representative of the population। ये सही है। तो मेन बेस ऑफ द सैंपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये सही है। तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। तो उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। Which one of the following is not correct the property of normal distribution? कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है भाई। ठीक है। इक्विटी ऑफ सेंटर मीन मीडियन केंद्रीय मानव समानता, ये गलत है आपका। स्टैंडर्ड डिवीजन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है। यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तो बी इसका गलत आंसर है। तो बी आपका गलत होगा। The probable error of the coefficient of correlation is calculated by which of the following? तो ये आपको पता होगा। बताइए प्रॉबेबल एरर का आंसर क्या होगा? 0.6745 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। तो 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो ये इसका आंसर जो है बी सही होगा। कौन सा आंसर होगा? बी इसका आंसर सही होगा। तो 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो पहला आंसर गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी इसका सही आंसर है। 27 क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। The geometric mean of the two regression coefficient of x and y variables give the value of the coefficient of correlation। ये आपका मुझे सही लग रहा है भाई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। If the population distribution is not normal and sampling distribution of mean is prepared by taking small size sample, the sampling distribution mean is the not normal। ये आपका गलत है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो क्या है? फर्स्ट बिल्कुल सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि समग्र आधार प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है। तो कौन सा समग्र आधार प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है? तो सेंट्रलाइज कंट्रोल तो है,
हाई एक्विजिशन कॉस्ट ये नहीं होगा। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी भी होगा और शेयर डेटा भी होगा। तो कौन सा समग्र आधार प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है? तो आपका उच्च अर्जन लागत नहीं है, लेकिन केंद्रीकृत नियंत्रण, उत्कृष्ट समग्र एकता और सहभागिक समग्र ये सभी होंगे। 29 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बी करेक्ट और इनकरेक्ट। तो 29 क्वेश्चन जो है, एन आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को संगठन कहते हैं, ये सही है। In this broadcast sense, the organization refers the relationship between the various factors present given endeavor, ये भी सही है। संगठन के किसी प्रयास विशेष में विद्यमान विशेष घटकों के मूल्य संबंध को निर्दिष्ट करता है। तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, मैच द फॉलोइंग। डॉक्टर विलियम ऑची ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो डॉक्टर विलियम ऑची ने थ्योरी दी थी जेट थ्योरी। कौन थ्योरी दी थी डॉक्टर विलियम ऑची? जेट थ्योरी दी थी, जेट थ्योरी दी थी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। डगलस मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी दी थी एक्स थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एक्स थ्योरी, एक्स थ्योरी दी थी डगलस मैकग्रेगर ने, ठीक है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कौन थ्योरी दी थी? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी आपकी हाइजीन थ्योरी। कौन सी थी? हाइजीन थ्योरी, ये दी है 4 नंबर। और एएच मैस्लो ने कौन थ्योरी दी थी? तो एएच मैस्लो ने आपको थ्योरी दी थी नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी दी, सेकंड दी थी एएच मैस्लो ने। तो डॉक्टर विलियम ऑची ने कौन दी थी? जेट थ्योरी दी थी। डगलस मैकग्रेगर ने क्या दी थी? एक्स थ्योरी दी थी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी हाइजीन थ्योरी और एएच मैस्लो ने दी थी नीड हायरार्की थ्योरी। तो डॉक्टर विलियम ऑची ने दी थी एक्स जेट थ्योरी, सॉरी, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी एक्स थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या दी थी? हाइजीन थ्योरी, और एएच मैस्लो ने दी थी आपकी जो है नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में हमें डालना है। तो पहला क्या होगा? पहला होगा आपका सेकंड भर्ती, पहला होगा सेकंड भर्ती। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका फोर्थ चयन। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होगा फिफ्थ आगमन तथा अभिस्थापन, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ होगा। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्य निष्पादन मूल्यांकन। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद 3 बचता है ट्रांसफ़र। तो पहला आएगा टू क्या आएगा? भर्ती। चौथा आएगा आपका फिर इसके बाद चयन। पांचवा आएगा आगमन तथा विस्थापन, और इसके बाद होगा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। फिर होगा आखिरी में ट्रांसफ़र, ठीक है। स्टाफिंग के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित 2, 4, 5, 1, 3, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन देखिए। 32 क्वेश्चन में है, पहला देखिए आप, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेड ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में
प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं कौशल की अपेक्षाएं जांच के विषय बना दिए गए हैं। ये सही है, ये सही है। द नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट द टेक्नोलॉजी चेंजेस रिक्वायर ए ब्रॉडर वैरायटी ऑफ द स्किल एंड हायर एवरेज स्किल फ्रॉम द वर्कर्स। तो नव संगठन आर्थिक स्थिति में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए कामगारों में कौशल को अधिक व्यापक विविधता उच्चतर औसत कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर ए जो होगा, बोथ ए आर इनकरेक्ट, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आई क्वेश्चन 33। कॉर्पोरेट्स आर कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निगम निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस द्वारा जो होते हैं निगमित होते हैं। सी आंसर इसका सही होगा। फॉर क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रांतिक मार्ग निम्नलिखित में किसका घोतक है। तो लॉन्गेस्ट रूट ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, एक कार्य को पूरा करने का सबसे लंबा मार्ग। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्रिटिकल पाथ इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा लॉन्गेस्ट रूट ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए 35 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जानते होंगे, इसका आंसर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। निम्नलिखित में कौन संगठन का प्राचीनतम रूप है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्राचीनतम रूप है। 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड स्टेट कंज्यूमर आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केटिंग। निम्नलिखित में किस मांग में राज्य उपभोक्ता बाजार में आए सभी उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में खरीदते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा फुल डिमांड, पूर्ण मांग पर। तो किस मांग में राज्य उपभोक्ता बाजार में सभी आए उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में खरीदते हैं। तो फुल डिमांड पे खरीदते रहते हैं। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड्स इन कैटेगरी। तो किसी एक श्रेणी में अनेक ब्रांडों का आरंभ करने के संबंध निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। इंक्रीजिंग सेल्फ प्रेजेंस एंड द रिटेलर डिपेंडेंट इन द स्टोर, ये तो भाई सही है। नंबर बी, अट्रैक्टिंग कंज्यूमर सीकिंग वैरायटी हु मे अदरवाइज हैव स्विच्ड टू अनदर ब्रांड। विविधता ढूंढ वाले उपभोक्ता को आकर्षित करना, अन्यथा जो दूसरे ब्रांड की ओर चले जाते हैं। ये भी सही है, ए और बी वाई सही है। अब आते हैं हम लोग सी में, डिक्रीजिंग इंटरनल कंपटीशन विद इन दी फर्म के अंतर्गत आंतरिक प्रतिस्पर्धा में कमी लाना, ये गलत है। सी गलत है। यील्डिंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड एडवर्टाइजिंग सेल्स मर्केंडाइजिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विज्ञापन बिक्री सौदा और भौतिक वितरण में पैमाने की मितव्यता का अर्जन, ये भी सही है। तो इसका सी आंसर गलत है, ए बी डी सही है। ठीक है, अब मैच करना है 38, मैच करना है 38 क्वेश्चन देखिए, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो मोबाइल डिफेंस का आंसर जो होगा वो नेक्स्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। मोबाइल डिफेंस का आंसर चल, सॉरी एक जानवर आ गया था, इसके कारण मुझे थोड़ा बोलना पड़ा। ठीक है,
तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं मोबाइल प्रतिरक्षा। अगुआ अपने प्रभुत्व को बाजार विस्तार और बाजार विविधीकरण के माध्यम से नए क्षेत्रों को विस्तारित करता है। तो इसे कहते हैं मोबाइल डिफेंस। ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, संकुचन प्रतिरक्षा। बड़ी कंपनियां कमज़ोर बाजारों को छोड़ देती हैं और सुदृढ़ बाजारों के लिए संसाधनों को पुनर्निर्धारित करती हैं। तो ये हो गया आपका संकुचन प्रतिरक्षा। स्थिति प्रतिरक्षा क्या है? उपभोक्ता के दिमाग के सर्वाधिक वंचित स्थिति को कब्जा करना और उस प्रकार ब्रांड को लगभग अपराजय बनाना। तो मोबाइल प्रतिरक्षा क्या है? अगुआ अपने प्रभुत्व को बाजार विस्तार और बाजार विविधीकरण के माध्यम से नए क्षेत्रों को विस्तारित करती हैं। तो अगुआ माने क्या हो गया? अगुआ माने द लीडर। अगुआ माने लीडर हो गया। लीडर स्ट्रेचेस इट्स डोमेन ओवर न्यू टेरिटरीज थ्रू मार्केट ब्रॉडनिंग एंड मार्केट। ठीक है। तो अगुआ अपने प्रभुत्व को बाजार विस्तार और बाजार विविधीकरण के माध्यम से नए क्षेत्रों तक विस्तारित करती हैं। संकुचन प्रतिरक्षा, बड़ी कंपनियां कमज़ोर बाजारों को छोड़ देती हैं और सुदृढ़ बाजारों के लिए संसाधनों को पुनर्निर्धारित करती हैं। स्थिति प्रतिरक्षा, उपभोक्ता के दिमाग के सर्वाधिक वंचित स्थिति पर कब्जा करना और उसके इस प्रकार ब्रांड ग्लोबल अपराजय बनाना। एक तो इस सीरीज़ में जो है मैच द फॉलोइंग और आपके वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको बड़ा ध्यान देखने हैं। अब फिर आ गया देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब टू स्टेटमेंट देखने हम लोग को। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। क्रय निर्णय इस पर आधारित नहीं होते हैं कि ग्राहक किस प्रकार मूल्यों को समझता है, बल्कि विपणनकर्ता अभिव्यक्त मूल्य पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है। ग्राहक किस प्रकार मूल्य समझता है बल्कि विपणनकर्ता नहीं। क्रय निर्णय इस पर आधारित नहीं होते हैं कि भैया ग्राहक ही मूल्य डिसाइड करेगा। ग्राहक जब परचेज नहीं करेगा तो मूल्य कहाँ से डिसाइड होंगे? अगर आप मान लो एक टी शर्ट 2000 रुपये कर दो तो ग्राहक खरीद ले? क्या नहीं खरीदेगा। उसको उसके इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा कि कहाँ से कंज्यूमर खरीद सकता है। नंबर 8 देखिए, ग्राहकों को निम्न मूल्य अवसीमा हो सकती है जिसके नीचे मूल्य निम्न या अस्वीकार गुणवत्ता को संकेत देते हैं, और एक उच्च मूल्य सीमा हो सकती है जहां उत्पाद कीमत के योग प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये सही है, CR सही है, लेकिन जो है A गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, in which one of the following modes of entry into foreign market risk and profit potential and highest? विदेशी बाजारों में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है? तो इसका जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सर्वाधिक होती है। यह आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होती है। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रत्यक्ष और डेटाबेस विपणन का उदाहरण नहीं है? तो डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग उदाहरण नहीं है। कैटलॉग है, ठीक है, मेलिंग है, टेली मार्केटिंग भी है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर A सही होगा। ठीक है, A इसका आंसर। 42 क्वेश्चन देखिए, द एग्जामिन वेदर द कंपनी इज परसुइंग इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद रेस्पेक्ट टू मार्केट प्रोडक्ट एंड चैनल्स इज द पर्पस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल। यह परीक्षा करना कि क्या कंपनियां बाजारों, उत्पादों और चैनलों के संबंध में अपने बेहतरीन अवसरों के अनुसार कार्य कर रही हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का बाजार नियंत्रण का उद्देश्य है? तो 42 का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? 42 का आंसर होगा स्ट्रेटजिक कंट्रोल। इसका आंसर ये होगा।
यह परीक्षा करना कि क्या कंपनियां बाजार उत्पादों चैनलों के संबंध में अपने बेहतरीन अवसरों के अनुसार कार्य कर रही हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य है? तो ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल का है। तो बेहतरीन अवसर तभी आप आएंगे जब आप स्ट्रेटजिक कंट्रोल करोगे, तभी आपके आएंगे। 43 देखिए, कंबाइंड लीवरेज कैन यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसका आएगा सेल्स एंड ईपीएस। सेल्स और ईपीएस जो है वो आपके यूज़ किए जाते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी नोट कर लीजिए, इसको कॉपी लेके बैठिए। फिर देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सेल्स एंड ईपीएस बचेगा। तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन ईबीआईटी और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। तो अब जो है कंबाइंड लीवरेज में कैसे बनेगा? सेल्स अपॉन ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी अपॉन ईपीएस, ये इससे कट जाएगा तो सेल्स अपॉन ईपीएस बचेगा, इसलिए बी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल्स ऑफ ए फर्म 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 15 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, कंबाइंड लीवरेज बताइए। तो हम क्या करेंगे, अब उसको करके देखते हैं हम लोग। तो पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स मेरी कितनी आ रही है? 40 लाख। ठीक है भाई, इसमें माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? 10 है। तो कितना बचा? 30 लाख। अब 30 लाख में हम जो है मेरा फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे 15। फिक्स कॉस्ट मैंने लेस कर दी 15। तो कितना बचा? यहाँ कर दे रहे हैं 15 बचा। ठीक है भाई, 15 बचा। इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो माइनस इंटरेस्ट कर दिया। कितना इंटरेस्ट है? 5 लाख। 5 लाख लेस कर दो, कितना बचा? 10। तो ये 10 जो है क्या बचा? ये आपका ईबीटी बचा। ठीक है, अर्निंग बिफोर एंड टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स। और ईबीआईटी कितना बचा आपका? तो ईबीआईटी आपका बचा 30। तो 30/10 हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 3। ठीक है, 3 आंसर आएगा। तो बी इसका आंसर सही होगा। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट आ रहा है, इसको लगाइए न्यूमेरिकल खुद ही। ए फर्म हैज इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,70,000। विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इज इंक्रीज to ₹5। द वुड रिजल्ट इन, तो इसका आंसर बी होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ ₹36,000। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इसका सोल्यूशन हम आपके सामने रख दे रहे हैं। ये सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आइए 46 क्वेश्चन।
46 में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वित्त के निम्नलिखित स्रोतों में किसकी पूंजी की लागत अंतर्निहित होती है। वित्त की निम्नलिखित स्रोतों में किसकी पूंजी की लागत अंतर्निहित होती है, तो रिटेन अर्निंग की, प्रतिधारित आय की अंतर्निहित होती है। ठीक है, तो डी इसका आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो ये आएगा पूंजी बचत की आंतरिक प्रत्याग दर विधि के निम्नलिखित चरों में कौन सा ज्ञात नहीं होता है, तो डिस्काउंट रेट ज्ञात नहीं होता है। अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो ज्ञात होता है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट का ज्ञात होता है, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो ज्ञात होता है, लेकिन डिस्काउंट रेट ज्ञात नहीं होता है। तो पूंजी बचत की आंतरिक प्रत्याग की दर निम्नलिखित में चरों में कौन सी ज्ञात नहीं होती है, डिस्काउंट रेट ज्ञात नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये क्वेश्चन देखना है आपको, कौन सा फॉल्स है। 48 क्वेश्चन देखिए सब लोग। तो 48 में कौन कौन से फॉल्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर। भैया ये तो होता ही नहीं, कैपिटल प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है लाभांश के रूप में शेयर होल्डर, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स है। तो ये मतलब उसमें टिक सही लगाएंगे हम लोग। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है, तो इसमें टिक लगा देंगे। क्योंकि लाभांशों के लाभ में वितरित किया जाता है, इसलिए फर्म की तरलता स्थिति प्रभावित होगी। अगर आप प्रॉफिट में डिविडेंड देंगे तो तरलता की स्थिति प्रभावित होगी। नेक्स्ट आइए, एवरी कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ लो डिविडेंड पेमेंट। प्रत्येक कंपनी को कम लाभांश भुगतान नीति का अनुसरण करना चाहिए। ये भी आपका गलत है, इसमें टिक लगा देंगे हम लोग, ये भी फॉल्स है। वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वाल्टर प्रतिरूप बताता है कि लाभांश भुगतान अंश के बाजार मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है। ये भी आपका गलत है, इसमें टिक लगा देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हैं आपके गलत है, सारे इसके गलत हैं। तो उसके जो हैं हमारे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों गलत हैं। ठीक है, 49 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो कौन सा जो है कैश बजट का मेथड नहीं है, तो ये कैश साइकिल मेथड जो है कैश बजट का मेथड नहीं है। प्रोफार्मा बैलेंस शीट मेथड तो है कैश बजट का, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड भी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड भी है। तो प्रोफार्मा बैलेंस शीट मेथड, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, समायोजित शुद्ध आय पद्धति, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड ये हैं, लेकिन कैश साइकिल मेथड नहीं है। तो कैश साइकिल मेथड नहीं है। तो आज हम ये 1 घंटे का वीडियो आपको प्रस्तुत किया है, इसको जो है देखिएगा। 49 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में हम बाकी के इसके 100 क्वेश्चन तक जो है मैं लगवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। 100 क्वेश्चन नहीं है तो 150 क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, मुझे 3 पार्ट में इसको बनाना होगा। ठीक है, धन्यवाद।